हेलो जय हिंद साथियों। तो स्वागत है फिर से आज एक नई श्रृंखला में। और आज की श्रृंखला में हम लोग उत्तर प्रदेश होम गार्ड का जो पेपर होने वाला है 25, 26 और 27 अप्रैल को, इसको टारगेट करते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश होम गार्ड के मॉक टेस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। ये मॉक टेस्ट मॉडल पेपर की तरह होंगे और इन्हीं मॉडल पेपरों से आपको हूबहू बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो को देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्वेश्चनों का लेवल कैसा है। हूबहू बिल्कुल पेपर जैसा आपको ये मॉक टेस्ट लगने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिएगा आज का पहला ही क्वेश्चन है कि द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर एनीमोमीटर दिया गया है, और बी में बेरोमीटर दिया गया है, सी में इलेक्ट्रोमीटर दिया गया है और डी में पिकोनोमीटर। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिकोनोमीटर। देखिए फ्रेंड्स, पिकोनोमीटर जो है वो द्रव्यों का घनत्व मापता है, लेकिन इसके अलावा भी एक और ऐसा यंत्र है जो द्रव्यों का घनत्व मापता है, उसे हम लोग हाइड्रोमीटर कहते हैं। हाइड्रोमीटर से भी द्रव्यों का घनत्व मापा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मुझे लिखने में परेशानी होगी क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई भी डिजिटल पेन नहीं है, तो मैं हाथ से ही आप लोगों को लिखकर बताऊंगा। जैसा हो सकेगा आप लोग मेरे बोलने पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, एनीमोमीटर की बात करें तो एनीमोमीटर से हवा की जो गति होती है उसको मापा जाता है। और बात करते हैं बेरोमीटर, बेरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो आप लोग बेरोमीटर को भी याद रखिएगा। और लेक्टोमीटर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। तो ये चारों ऑप्शन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए, आप लोग इन पर भी ध्यान जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिएगा क्या पूछा गया है, एड्स का कारण है। एड्स का कारण क्या है, क्यों होता है एड्स, और एड्स का कारण क्या है? क्या रुधिर कैंसर होता है, विषाणु, जीवाणु या एचआईवी? तो एड्स का जो कारण है वो है एचआईवी। एचआईवी वायरस जो होता है वो एड्स का कारण बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि एड्स का पहला मामला कहां सामने आया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि एड्स का पहला मामला कहां आया था, अमेरिका, भारत, ब्रिटेन या रूस? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका में एड्स का पहला मामला सामने आया था, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। अब सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया है और जुते हुए खेत के प्रमाण या अवशेष कहां से मिले थे आप लोगों को बताना है, लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो? तो जुते हुए खेतों के जो प्रमाण है वो कालीबंगा से मिले थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा फ्रेंड्स, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? यानी पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से, वो आप लोगों से पूछा गया है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जी का नाम आप लोग याद रखिएगा, और ये एक प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। तो संतूर वादक ये हैं, ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। और एक नाम आप लोग याद रखिएगा, उस्ताद जाकिर हुसैन, और ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं। तो जाकिर हुसैन जी का नाम भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता के बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को राइट आंसर बताना है। कौटिल्य, मेगस्थनीज, कालिदास या कल्याण? कौन है अर्थशास्त्र के रचयिता? तो अर्थशास्त्र के रचयिता जो है वो है कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त। इन्हीं को हम लोग चाणक्य कहते हैं, विष्णुगुप्त कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं। यानी अर्थशास्त्र के रचयिता की बात होगा तो हम लोगों का राइट आंसर होगा कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त। और नेक्स्ट ऑप्शन में देखिएगा मेगस्थनीज जी का नाम रखा है, और मेगस्थनीज ने इंडिका को लिखा है। तो मेगस्थनीज की बुक पूछी जाएगी तो इंडिका होगी। और नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी के अंदर कल्याण लिखा है, और कल्याण की जो प्रसिद्ध बुक है वो है राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? राजतरंगिणी हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये बुक आप लोग जरूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी पूछी गई है, तो सूरसेन की जो राजधानी थी वो थी मथुरा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है? अब ये क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा गया है, और डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछा गया है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि केंद्रक की खोज किसने की थी? यानी केंद्रक की खोज के बारे में पूछा गया है, और केंद्रक की खोज जो थी वो रॉबर्ट ब्राउन जी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और रॉबर्ट हुक के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि इन्होंने कोशिका की खोज की थी, और वो कोशिका कैसी थी? एक मृत कोशिका थी। तो डेड कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक जी ने की थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
10। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि ग्रेफाइट और डायमंड किस तत्व के अपरूप हैं या अपर रूप हैं। ये पूछा गया है कि ग्रेफाइट और डायमंड किस तत्व के अपर रूप हैं, तो ये कार्बन के अपर रूप हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग हूबहू 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, उन 2-3 क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे। तो वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत पूछा गया है, तो जो प्रतिशत है वो है ऑप्शन नंबर डी के अंदर लिखा हुआ है 0.03%। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए के अंदर देखेंगे 78%, तो वायुमंडल के अंदर 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, तो नाइट्रोजन 78% है। और बी में लिखा है 21%, और 21% वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ये दोनों भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। और 12 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। गवर्नर जनरल जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2 बार पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन है? गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। तो कब बनाया गया था? ये बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अंदर, यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उस एक्ट के द्वारा ही पहली बार गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था। और इसके द्वारा पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स जिसका नाम आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। और 4 बुक दी गई हैं और उनके अंदर उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, अकबरनामा अबुल फजल, राजतरंगिणी कल्याण और शाहनामा मिर्जा मोहम्मद कासिम। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी के अंदर शाहनामा जो है वो मिर्जा मोहम्मद कासिम ने नहीं लिखा है। अन्य सभी राइट हैं, यानी हुमायूंनामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने, अकबरनामा अबुल फजल ने और राजतंगिनी कल्याण ने। और ये जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर शाहनामा है ये सुमेलित नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सल्ट्री डेज पुस्तक के लेखक लेखिका हैं। तो सल्ट्री डेज के बारे में पूछा गया है। और सल्ट्री डेज के लेखक या लेखिका कौन है? क्या किरण देसाई हैं, या शोभा डे हैं, या अरुंधति राय हैं, या जुम्पा लाहिड़ी हैं। तो कौन होगा सल्ट्री डेज के लेखक? सल्ट्री डेज जो है वो शोभा डे ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था। अब ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था। तो इन्हें जो है ये नोबेल पुरस्कार 1913 के अंदर मिला था। तो 1913 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी 2-3 बार पूछा जा चुका है। एसएससी सीएचएसएल और एसएससी दिल्ली पुलिस ने ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखा है। और क्वेश्चन है ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी बुक है। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी बुक है? क्या सलमान रुश्दी की है, या अबुल कलाम की है, या खुशवंत सिंह की है, या विक्रम सेठ की है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह जी की बुक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये बुक ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, तो इस बुक को आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस की बात आई है, तो विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्या 24 अप्रैल को मनाया जाता है, या 24 मार्च को मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पलायन वेग किसे कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए उसे हम लोग पलायन वेग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है डाउन सिंड्रोम एक विकार है जो संबंधित है। तो किससे संबंधित है? क्या जीवाणु से संबंधित है, विषाणु से संबंधित है, या गुणसूत्र से संबंधित है, या विटामिन से संबंधित है? तो डाउन सिंड्रोम का जो संबंध है वो है गुणसूत्र से। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहां से क्वेश्चन बनने की अधिक संभावना रहती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे तो 1885 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय इसके हेड कौन थे? तो ए ओ हुम जी का नाम आप लोग याद रखिएगा। ए ओ हुम के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और ये 1885 के अंदर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और इसी के अंदर हम लोग अगर ऑप्शनों को देखें तो 1905 दिया गया है। और 1905 के अंदर देखा जाए तो बंगाल डिवाइडेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसके द्वारा बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था।
पूर्वी और पश्चिमी बंगाल बंटने के बाद में जो हमारा पूर्वी जो हमारा पूर्वी बंगाल था वो हमारा आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। पहले इसे हम लोग पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। और 1906 में क्या हुआ था, 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो 1906 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये थे हमारे ऑप्शन जो मैंने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर क्या हुआ था, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी सुरंग एक्सप्रेस वे कहाँ बनाई गई। और ये क्वेश्चन करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबी सुरंग एक्सप्रेस वे कहाँ बनाई गई है। तो अमेरिका, भारत, चीन या रूस, कहाँ बनाई गई है, ये चाइना के अंदर बनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। और इसकी लंबाई अगर पूछेगा तो लगभग 22 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये दुनिया की सबसे लंबी रेलवे एक्सप्रेस वे सुरंग है, ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसने 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किया। तो कानपुर से किसने नेतृत्व किया था, तो नाना साहब जी का नाम आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और रानी लक्ष्मीबाई की बात करेंगे तो इन्होंने झांसी से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि नालंदा महाविहार साइट किस राज्य में स्थित है। यानी नालंदा महाविहार साइट के बारे में पूछा गया है और ये जो है ये बिहार के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा। और ये क्वेश्चन भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इसरो ने NBS-02 किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है। यानी NBS-02 के बारे में पूछा गया है और इसे किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसे GSLV F-15 के द्वारा यानी F-15 के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कब लॉन्च हुआ। और भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह पूछा गया है तो कब ये लॉन्च हुआ था, ये 1975 में लॉन्च हुआ था। और इसका नाम क्या था, इसका नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आर्यभट्ट था। तो आर्यभट्ट इसका नाम था और ये 1975 में लॉन्च हुआ था। इसे आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 भी करंट से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, 2028 के ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे। यानी 2028 के अंदर जो ओलंपिक खेल होंगे वो किस शहर में आयोजित किए जाएंगे, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर लॉस एंजल्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 2028 के जो ओलंपिक खेल हैं वो लॉस एंजल्स में मतलब आयोजित किए जाएंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये है क्वेश्चनों का लेवल और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आप लोगों से पूछे जाएंगे। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत ने पहली बार कब ओलंपिक में भाग लिया। तो भारत ने पहली बार कब ओलंपिक के अंदर भाग लिया था, तो 1900 ईस्वी में भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक लक्ष्मी शंकर का संबंध किस घराने से। और लक्ष्मी शंकर के बारे में पूछा गया है और इनका संबंध किस घराने से, तो इनका संबंध पटियाला घराने से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से अधिकतम ऊर्जा किसमें होती है। निम्न में से अधिकतम ऊर्जा किसमें होती है, क्या प्रोटीन में होती है, वसा में होती है, कार्बोहाइड्रेट में होती है या विटामिन में। तो इनमें से सबसे ज्यादा जो ऊर्जा होती है वो वसा के अंदर होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस महाजनपद में बनाया गया था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय किस महाजनपद में बनाया गया था, तो ये मगध महाजनपद में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था और मिलान के रूप में वहां पे ये क्वेश्चन दिया गया था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, गोपाल ने की थी और बिंबिसार ने की थी या अशोक ने। तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय है ये पाल शासक जो है गोपाल ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ह्वेनसांग की बात करेंगे तो हर्षवर्धन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हा से ह्वेनसांग है, हा से हर्षवर्धन है, कंफ्यूज मत होइएगा। हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन। अगर ह्वेनसांग के बारे में पूछेगा तो हर्षवर्धन और ये ह्वेनसांग चीनी यात्री था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इस ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसी ह्वेनसांग को नीति का पंडित भी कहा जाता है। तो ये इसके उपनाम है, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। और ऑप्शन नंबर बी के अंदर चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त के शासनकाल में फाहियान आया था। तो
आन का भी नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फायान आया था और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कंफ्यूज मत होइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर डब्ल्यू है, डी के अंदर जेड है। ये कोई क्रोमोसोम होते ही नहीं है। और एक्स और वाई में आप लोगों को बताना है कि किस क्रोमोसोम की वजह से मानव का लिंग निर्धारण होता है। तो बाई जो क्रोमोसोम होता है इसकी वजह से मानव के अंदर लिंग का निर्धारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 भी इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय बल क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? और चुंबकीय बल क्षेत्र की एसआई इकाई के बारे में पूछा गया है। और टेस्ला, वेबर, पास्कल या न्यूटन? न्यूटन भी नहीं होगा, न्यूटन बल की इकाई है और पास्कल जो है वो दाब की इकाई है। टेस्ला और वेबर में आप लोगों को बताना है कि टेस्ला और वेबर के अंदर जो है वो क्या राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को इस क्वेश्चन को कमेंट में बताना है ताकि मैं जान पाऊं कि आप लोगों को कितना नॉलेज है, क्या टेस्ला होगा या वेबर होगा। तो आप लोगों को बताना है क्या टेस्ला होगा या वेबर होगा। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में देता हूं और आप लोगों को जरूर कमेंट में इस क्वेश्चन को बताना है। दो ऑप्शन है, ए या बी। ए और बी में से आपको कोई ना कोई ऑप्शन को जरूर चुनना है, क्योंकि अगर आप लोग चुनेंगे नहीं तो आपको राइट आंसर पता नहीं चल पाएगा। और जिस भाई ने भी इसे कमेंट में ए या बी चुना, अगर राइट होगा तो मैं इसे यस लिख के भेजूंगा, और अगर राइट नहीं होगा तो मैं उसे इसका राइट आंसर बता दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया है? और बल्ब का आविष्कार की बात करेंगे तो किसने किया था? बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर एडिसन लिखा है। एडिसन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मिनी माता रोग का प्रकोप किसके द्वारा जल में प्रदूषण होने से होता है? यानी मिनी माता रोग किसके प्रकोप से होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो मिनी माता जो है वो पारा यानी मरकरी के जल में प्रदूषण से होता है। यानी जब जल के अंदर मरकरी यानी पारा मिल जाता है और उसके प्रदूषण के कारण जो है वो मिनी माता रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटी आंत का उंगली की तरह का छोटा हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये छोटी आंत का वह हिस्सा है जो पोषक तत्वों को मतलब सोख लेता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग बिली कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी के अंदर बिली रखा हुआ है और ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। और क्वेश्चन नंबर 38 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भोजन की नली को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? और भोजन की नली को वैज्ञानिक भाषा में ईसोफेगस कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्न में से कौन कनिष्क के राजवेद थे? और कनिष्क के राजवेद के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर वसुमित्र दिया गया है, बी में चरक दिया गया है और सी में पतंजलि और नागार्जुन। तो इनमें से कौन कनिष्क के राजवेद थे? तो कनिष्क के जो राजवेद थे वो चरक थे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के की बात करेंगे तो ये कुषाण शासकों ने चलवाए थे। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि शक संवत की शुरुआत कब हुई? और शक संवत की शुरुआत की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। और ऑप्शन नंबर सी के अंदर 622 ईस्वी दिया गया और 622 ईस्वी में हिजरी संवत स्टार्ट हुआ था। तो हिजरी संवत भी आप लोगों को याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। और क्वेश्चन नंबर 42 है कि नाडा का पूर्ण रूप क्या है? और नाडा का पूर्ण रूप आप लोगों से पूछा गया है। तो क्या होगा नाडा का पूर्ण रूप? नेशनल एज डिटेक्टिंग एजेंसी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है नेशनल एथलेटिक एजेंसी और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और नाडा का कार्य क्या है? देखिए फ्रेंड्स, ये जो खेल खेल होता है ना, इस खेल के अंदर जो भी प्रतिबंधित मादक पदार्थ हैं और इन मादक पदार्थों को रोकथाम के लिए और इन मादक पदार्थों के रोकथाम के लिए ये जो नाडा है ये कार्य करता है ताकि कोई मादक पदार्थ का सेवन ना कर सके और इस पर रोक लगाई जा चुके। तो नाडा का यही कारण है और नाडा का जो पूर्ण रूप है वो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और इसी तरीके से मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बाड़ा का पूर्ण रूप क्या है और बाड़ा क्या करता है? आप लोगों को ये कमेंट में बताना है कि बाड़ा का पूर्ण रूप क्या है। और जिस भी भाई ने बाड़ा लिखकर कमेंट किया, मैं समझ जाऊंगा बाड़ा के बारे में उसे अभी कुछ भी नहीं मालूम है और मैं उसे बाड़ा का कमेंट में फुल फॉर्म भी बताऊंगा और इसका क्या महत्व है वो भी बता दूंगा।
तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली जनपद थे और प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद थे। मिस प्रिंट है तो महाजनपद के बारे में पूछा गया है। तो प्राचीन भारत के अंदर 16 महाजनपद थे और इन 16 महाजनपदों में सबसे पावरफुल जनपद यानी सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो सबसे शक्तिशाली जनपद था मगध। और मगध को आप लोग जरूर याद रखेंगे। और मगध की जो राजधानी थी वो गिरिबज या राजगृह थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि वैदिक काल में तक्षण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। और वैदिक काल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और तक्षण किसे कहा जाता था? तो तक्षण जो है वो बढ़ई को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। और क्वेश्चन नंबर 45 को देखिएगा, कौन सी नृत्य शैली अपनी आध्यात्मिक भक्ति और वैष्णव आंदोलन से जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध है। और ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी 2-3 बार पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को इसके ऑप्शन से दिखा देता हूँ। आध्यात्मिक भक्ति और वैष्णव आंदोलन से जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध है कौन सी नृत्य शैली, ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर कथक दिया गया और बी के अंदर भरतनाट्यम और सी के अंदर सत्रिय और डी के अंदर कुचिपुड़ी। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सत्रिय। सत्रिय प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। अंकिया नाट विधा का संबंध कहां से? और अंकिया नाट विधा के बारे में पूछा गया है और इसका संबंध कहां से? तो इसका संबंध असम से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत में जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया। और भारत के अंदर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम जी का नाम आप लोग याद रखिएगा। और यही मोहम्मद बिन कासिम पहली बार भारत पर आक्रमण करता है। यानी पहली बार अगर आप लोगों से पूछे कि भारत पर किसने आक्रमण किया था, तो 712 एडी के अंदर यानी 712 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। और इसने भारत में सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था। और जिस समय इसने सिंध पर आक्रमण किया था उस समय सिंध का जो राजा था वो दाहिर था। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसने जब भारत पर आक्रमण किया और दाहिर को पराजित कर दिया और उसी समय इसने सिंध क्षेत्र पर जजिया कर लगा दिया था। तो आप लोगों से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंध क्षेत्र पर किसने जजिया लगाया था, तब भी आपका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। तो इतने सारे फैक्ट्स आप लोगों को मोहम्मद बिन कासिम से याद रखने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे। और सिख धर्म के अंतिम गुरु के बारे में पूछा गया है। तो सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। और इन गुरु गोविंद सिंह का नाम आप लोग याद जरूर रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु थे और गुरु नानक जी सिख धर्म के पहले गुरु थे। तो पहले गुरु का भी नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी थे और सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनते हैं। एक तो है आदिल शाह का मकबरा किसे कहते हैं, तो गोल गुंबद को कहते हैं और ये किस राज्य के अंदर है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आदिल शाह का जो मकबरा है वो कर्नाटक राज्य के अंदर है। तो कर्नाटक के बीजापुर के अंदर गोल गुंबद का जो मकबरा है वो है जो आदिल शाह का है। ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है। और जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? क्या अकबर को जाना जाता है, औरंगजेब को जाना जाता है, हुमायूं या बाबर? तो जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप 50 मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चन। और कल मैं कोशिश करूंगा कि पूरा मॉक टेस्ट फुल हो, जो कि 100 क्वेश्चन का हो, जैसा कि एग्जाम आएगा आप लोगों का। तो मेरे पास अभी टाइम का थोड़ा अभाव है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कल से जो मेरा मॉक टेस्ट हो वो टोटल 100 क्वेश्चन का हो, ताकि आप लोगों का मैनेजमेंट बन सके, टाइमिंग बन सके और आप लोग देख पाएं कि पूरा टोटल 100 नंबर का जो पेपर है और 100 क्वेश्चन है वो कैसे आ सकते हैं। तो ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चनों का लेवल आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे एग्जाम्स के अंदर। तो मैं आप लोगों से आशा करूंगा कि आप लोग एक प्यारा कमेंट करेंगे और सपोर्ट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।